आइए तो TNT केमिस्ट्री वर्ल्ड की ओर से आज के इस दिए गए क्लास में हम क्लास 11 हिंदी माध्यम के केमिस्ट्री के ऊपर डिस्कशन करने जा रहे हैं, जिसका मेन टॉपिक है कि आपके आयतन और घनत्व संबंधी रिलेशनशिप क्या होते हैं। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि एक्चुअली आयतन क्या होता है, उसके सामान्य यूनिट क्या होते हैं, डिफरेंट यूनिट्स क्या होते हैं, और इससे हम देखें कि इससे रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स भी विद्यार्थियों के अंदर है। इसलिए हमने इस टॉपिक को चुना है ताकि जो सबसे अंतिम विद्यार्थी है वो भी चीज़ को बढ़िया से समझ सके। इसमें कोई संदेह नहीं कि आप इस टॉपिक के बारे में जानते हो, लेकिन आप एक बार देख लें, चूँकि ये बेसिक टॉपिक है तो ये शुरू करने से पहले हम उन कुछ बेसिक तथ्यों को भी यहाँ लाएंगे जो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी है। आप जानते हो, निश्चित रूप से आपको जानकारी है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट्स नहीं जानते हैं या आपको जो भी कन्फ्यूजन हो उसको दूर करने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। देखते हैं, व्यस्तता बहुत अधिक है आज, देखते हैं इसमें हम कितना कर पाते हैं आप लोग के सामने। ठीक है, आइए तो शुरू करते हैं। इसमें देखें, इसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अध्ययन हेतु हमारी सामग्री है, हमारा विषय वस्तु है, वो क्या क्या है। इसमें हम लोग शुरू में थोड़ी सी जानकारी लेंगे कि भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, उनका मापन क्या होता है, भौतिक और व्युत्पन्न राशियाँ क्या होती हैं, भौतिक एवं व्युत्पन्न इकाई क्या होते हैं, दैट मीन्स फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर मेजरमेंट। सेकेंड इज fundamental and derived quantities, third is fundamental and derived units, उसके बाद वॉल्यूम डेंसिटी रिलेशनशिप, और उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स। कहने का मतलब कि भौतिक राशियों और उनका मापन पढ़ेंगे, भौतिक राशियाँ कितनी होती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, भौतिक राशियों की इकाई कितनी होती है उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आयतन और घनत्व के बारे में कुछ दृढ़ जानकारी जो होनी चाहिए उसके बारे में हम लोग अंत में डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ हमने देखा है, मान लीजिए आपको एक छोटा सा सवाल हम देते हैं, ये है हमारा एक आयत, अपने आप कॉपी कलम लेके बैठिए। ठीक है, ये एक आयत है, रेक्टेंगल है, जिसका हमने दे दिया है इसका लेंथ 4 और इसका लेंथ 2, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, दैट मीन्स एरिया, एरिया क्या होगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों को हमने देखा है कि एकदम तपाक से इसका उत्तर देते हैं 4 × 2 = 8। ठीक है, लंबाई गुने चौड़ाई बराबर क्षेत्रफल। ठीक है, लेकिन क्या ये सही है? नहीं, आपको ये बता दूं कि ये सवाल ही गलत है। गलत क्यों है? इसलिए कि इसमें केवल संख्यात्मक मान, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया गया है, इसका कोई यूनिट नहीं दिया गया है। ये सही तब होता जब इसके साथ कोई यूनिट रहता, जैसे 4 सेंटीमीटर, 4 मीटर, 4 डेसीमीटर, 4 हेक्टोमीटर, ठीक है, 4 मिलीमीटर। यहाँ भी ये सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होता। ठीक है, तब इसका एरिया हम निकालते और ये हो जाता बच्चों 4 सेंटीमीटर × 2 सेंटीमीटर। तो आप क्या करेंगे, 4 और 2 को एक साथ गुना करेंगे और यहाँ देखिए 2 सेंटीमीटर आया, तो ये हो गया सेंटीमीटर × सेंटीमीटर, तो कितना हो गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे? यहाँ देखिए सेंटीमीटर पर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी सेंटीमीटर पर कुछ नहीं है तो 1 है। दोनों को आप गुना करेंगे तो 1 और 1 गुना करने में सेंटीमीटर के ऊपर का जो घात है वो जुड़ जाएगा, समझे? तो इसका आंसर होगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर।
8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब पता नहीं, अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बच्चे अगर नहीं जानते हैं तो इस बात को महसूस करें कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, आइए तो इसी से रिलेटेड हम थोड़ा सा छोटे छोटे टॉपिक पर बात कर लें बहुत जल्दी में। आप जानते हो तो स्किप करके वीडियो आगे जा सकते हो। ठीक है, आगे देख सकते हैं या नहीं तो एक बार देखो, एक बार हमारे साथ यहाँ बैठो, काफ़ी फायदा होगा। ठीक है, बेसिक चीज़ है लेकिन आपको बड़े बड़े कैलकुलेशन में काफ़ी मदद करेगा। ठीक है, और हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम कोई चीज़ नहीं है, सभी चीज़ें सभी दोनों मीडियम के बच्चे इसको देख सकते हैं। और ये बता दूं कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं करीब 30 से 40% इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक ये भी कन्फ्यूजन दूर कर दें कि परीक्षा में ऐसी बात नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम में लिखोगे तो अधिक मार्क्स मिलेगा और हिंदी मीडियम में लिखोगे तो कम मार्क्स मिलेगा, क्योंकि आप देखते हो कि क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में क्वेश्चन दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये छोटा छोटा कन्फ्यूजन था जो हमने दूर कर दिया। आइए देखते हैं भौतिक राशियाँ क्या हैं। भौतिक राशियाँ क्या हैं? कुछ नहीं, वो सभी राशियाँ, वो सभी चीज़ें जिनको आप माप सकते हो। ये है कलम, ठीक है, कलम की ये हुई लंबाई को आप माप सकते हो, तो ये लंबाई एक भौतिक राशि हुई। ठीक है, आइए उसी को यहाँ हमने लिख दिया है, इसको देखें आप, भौतिक राशियां और उनका मापन। ठीक है, देखिए पदार्थों के मापने योग्य गुणों या राशियों को भौतिक राशियां कहते हैं। पदार्थों के, ये कलम क्या है? एक पदार्थ है, तो इसका वो गुण, कौन गुण? जिसके कारण ये लंबा है, तो लंबाई के इस गुण को हम माप सकते हैं, इसीलिए लंबाई एक भौतिक राशि हुई। ठीक है, इसको इंग्लिश के मीडियम के बच्चों के लिए भी हमने लिख दिया है, द क्वांटिटेबली measurable quantities or properties of matter are called physical quantities। वैसे क्वांटिटीज, वैसी राशियां जिनको हम माप सकते हैं उनको भौतिक राशियां कहते हैं। बात समझे? तो अब सवाल आया कि कैसे मापेंगे। मापने का कुछ तरीका होगा, कुछ उसका साधन होगा, उसी साधन को हम तकनीक कहते हैं। जैसे इस कलम को आप माप रहे हो, आप क्या लोगे? एक स्केल लोगे, स्केल लेके तुरंत बता देंगे कि इसका मेजरमेंट, इसकी माप है 8.3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो स्केल इसके लिए तकनीक हो गया। ठीक है, जिस टेक्निक का the technique which is utilized to measure the physical quantities is called measurement। जिस तकनीक का हम प्रयोग करते हैं मापने के लिए, भौतिक राशियों के संख्यात्मक मान प्रदान करने, मापेंगे तो संख्यात्मक मान मिलेगा ना, 13.2, 18.1, 5.6 कुछ तो मान मिलेगा। ठीक है, उसी को लिखा गया है, संख्यात्मक मान प्रदान किया जाता है, उसे भौतिक राशियों का मापन कहते हैं। समझ रहे हैं बात? ठीक है, अब यहां देखिए आयतन, वेग, लंबाई, इन सभी को आप माप सकते हो, ये मेजरेबल क्वांटिटीज है। ठीक है, अब देखिए ऊपर जो हमने डिस्कशन किया कि जितनी भी भौतिक राशियां हैं उनको मापने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक देखिए यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू, संख्यात्मक मान, और दूसरा हुआ ये देखिए इकाई। संख्यात्मक मान 4 हो गया और इसकी इकाई यूनिट हो गई सेंटीमीटर। तो संख्यात्मक मान और इकाई जब दोनों मिलेंगे तभी एक संख्या पूर्ण होगी। ठीक है, और उन संख्या का प्रयोग हम मापन में, मेजरमेंट में कर सकते हैं। ठीक है, आइए इसी पॉइंट को देखते हैं। देखिए प्रत्येक भौतिक राशि के निरूपण के लिए एक संख्यात्मक मान तथा एक इकाई
आवश्यक होते हैं। एक संख्यात्मक मान होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, प्लस 1 यूनिट इज मस्ट नीडेड, ठीक है, और उसके साथ एक यूनिट होता है। समझे? इसका आप रोज प्रयोग करते हो, वही आप बेसिक वे में सीख लो। जैसे हमने यहाँ एक भौतिक राशि ली है, कोई एक भौतिक राशि ले लें, ठीक है, उसका क्या होगा, एक संख्यात्मक मान होगा और एक इकाई होगी। इसी को इंग्लिश में हमने लिखा है, इट इज फिजिकल क्वांटिटी इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू प्लस यूनिट। उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए देखें, यहाँ पर देखिए लंबाई हुआ आपको फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि के ठीक नीचे लिखी गई है लंबाई, इसका मतलब कि लंबाई एक भौतिक राशि हुई, फिजिकल क्वांटिटी हुई। उसका संख्यात्मक मान हुआ आपको 15, संख्यात्मक मान हो गया 15 और उसकी इकाई हो गई सेंटीमीटर। अब दोनों को मिलाएं तो ये एक निश्चित वैल्यू हुआ, निश्चित मान हुआ भौतिक राशि का, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ जो हमने सवाल दिया था, इस सवाल में आपको क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 4 सेंटीमीटर और ये होना चाहिए था 2 सेंटीमीटर। मेरे समझ में आ रही है बातें आप लोग को? अब देखें यूपैक, IUPAC, यूपैक क्या है? पूरे संसार में केमिस्ट्री के लिए जो निर्णय लिए जाते हैं, जिनको सभी लोग फॉलो करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इसको आप इंग्लिश में ही याद रखो तो बेटर होगा। यूपैक का फुल फॉर्म इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ठीक है। यही निर्धारित करती है कि कौन सा नियम हम किसके लिए रखेंगे, किस कंपाउंड का, किस यौगिक का नाम क्या रखेंगे, ठीक है। तो इस संस्था ने भौतिक राशियों को 2 प्रकार में अध्ययन किया है, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द फर्स्ट वन इज फंडामेंटल और बेसिक क्वांटिटीज, जिसको मौलिक एवं व्युत्पन्न राशि कहते हैं, ठीक है। मौलिक एवं व्युत्पन्न राशि, दैट इज फंडामेंटल और बेसिक यूनिट। मौलिक राशियों को हम कहते हैं फंडामेंटल या बेसिक यूनिट, ठीक है। मौलिक राशियां क्या है, आप थोड़ा बहुत तो जानते ही हो। मौलिक राशियां स्वतंत्र होती हैं, अर्थात ये किसी के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं। जैसे आप सपोज कर लो इसकी लंबाई मापन के लिए आप क्या करोगे, अरे तुरंत हमने स्केल निकाला और नाप दिया कि ये है 5.6 सेंटीमीटर का, तो इसके लिए किसी के सामने हाथ फैलाना नहीं पड़ता है। दूसरे भाषा में देख लीजिए, दूसरे भौतिक राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं। दैट मीन्स फंडामेंटल क्वांटिटी डू नॉट डिपेंड्स अपॉन अदर। समझे? ये मौलिक राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी मुख्य रूप से 7 होती हैं, ठीक है। ये फंडामेंटल क्वांटिटी मुख्य रूप से 7 होती हैं। देखिए 7 कौन? पहली लेंथ, लंबाई को L से हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए L, हाँ? और उसके बाद मास, द्रव्यमान, स्मॉल m से। टाइम, समय को स्मॉल t से। टेम्परेचर को कैपिटल T से। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल I, देखिए ये कैपिटल I है, या स्मॉल i से भी कभी कभी रिप्रेजेंट करते हैं। और विशेषकर केमिस्ट्री में द्रव्यमान की मात्रा को, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, पदार्थ के द्रव्यमान को हम नंबर ऑफ मोल्स में रिप्रेजेंट करते हैं। हिंदी में आप लिख सकते हो मोलों की संख्या। तो हम कहेंगे कि कुछ चीज़ें हैं जिनको आप इंग्लिश में ही फॉलो करो। अब मोलों की संख्या लिखने में आपको अधिक समय लगेगा, ठीक है, तो आप उसके बदले लिखो नंबर ऑफ मोल्स।
फिर से बोल दें कि आप हिंदी लिख रहे हो तो 30 से 40% आप इंग्लिश वर्ड यूज कर सकते हो, बेहिचक आपको कोई एग्जाम में कम नंबर नहीं आने वाला है। ठीक है, यहाँ नोट में हमने लिखा है। अब ये इसके बारे में बता दें कि ये सभी जो यूनिट्स हुए आपको, ये सभी क्वांटिटीज हुए, ये सभी क्वांटिटीज को क्या बोलते हैं? मौलिक राशियां या फंडामेंटल क्वांटिटीज। इसी को बोलते हैं बेसिक क्वांटिटीज। बेसिक क्वांटिटीज, ठीक है, या मौलिक राशियां जिनका संकेत या सिंबल नीचे हमने लिख दिया है। अब देखें, इसके अलावे कुछ अन्य भौतिक राशियां भी हैं जिनको हम पूरक राशियां कहते हैं। पूरक राशियां या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहते हैं। ठीक है, ये सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज दो होते हैं, एक प्लेन एंगल्स माने समतल के कोण, और एक होते हैं सॉलिड एंगल्स, ठोस के भी निश्चित कोण होते हैं। तो इनको भी हम लोग बेसिक क्वांटिटीज में ही लेते हैं, समझे? अब देखें, ये जो मौलिक राशियों की इकाइयां होती हैं, मौलिक राशियों की इकाइयां होती हैं, ठीक है, इन इकाइयों को हम मौलिक इकाइयां कहते हैं। इन इकाइयों को हम मौलिक इकाइयां कहते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न राशियों की इकाइयां को स्वाभाविक है, व्युत्पन्न इकाइयां डेराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, इसको हमने देखिए, हम इसको भी बता रहे हैं। देखिए यहां हमने लिख दिया है यूनिट ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। मौलिक राशियों के इकाई को हम फंडामेंटल यूनिट कहते हैं या मौलिक इकाई कहते हैं। ठीक है, जैसे मौलिक इकाई के अलग अलग पद्धति है जिसको भी हमने यहाँ बताया है। मौलिक इकाई जैसे मान लीजिए कि आप लंबाई का सीजीएस सिस्टम में लंबाई का मात्रक लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे? सेंटीमीटर। तो वो सेंटीमीटर आपकी मौलिक इकाई हो गई। अब देखें यहाँ व्युत्पन्न राशियाँ, दैट इज डेराइव्ड यूनिट। हाँ, बड़ी सिंपल सी बात है कि डेराइव्ड यूनिट क्या होते हैं? जो मौलिक राशियों पर निर्भर करते हैं। वैसे भौतिक राशियाँ जो मौलिक राशियों पर निर्भर करते हैं, वैसे भौतिक राशियाँ जो मौलिक राशियों पर निर्भर करते हैं व्युत्पन्न राशियाँ कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखें वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक व्युत्पन्न राशि है। क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस अर्थात दूरी और समय के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, तो दूरी क्या हुई? दूरी एक तरह की लंबाई हो गई। दूरी क्या है? एक तरह की लंबाई है। और लंबाई, लेंथ क्या है? आपकी मौलिक राशि है। ठीक है, तो मौलिक राशि के ऊपर निर्भर किया आपका वेग। जब तक आपको लंबाई और समय अर्थात दूरी और समय आपको मालूम नहीं होगा, आप वेग नहीं निकाल सकते हो। इसका मतलब कि वेलोसिटी कॉम्प्लीटली डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ एंड टाइम। वेग पूर्णतः लंबाई और समय की माप के ऊपर ही निर्भर करता है। इसलिए वेग क्या हुआ? व्युत्पन्न इकाई। और ये लंबाई और समय ये क्या हो गए? ये हो गया आपका मौलिक इकाई। ये क्या हो गया? मौलिक इकाई। जबकि वेग क्या हो गया? व्युत्पन्न इकाई, व्युत्पन्न राशि और फंडामेंटल क्वांटिटी। और समय और लंबाई क्या हो गया? मौलिक राशि अर्थात व्युत्पन्न राशि। यहाँ होगा आपको डेराइव्ड, यहाँ होगा आपको डेराइव्ड, DERIVED, डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है,
और लंबाई और समय हो गया मौलिक राशि, फंडामेंटल क्वांटिटी या बेसिक क्वांटिटी। समझ में आ गई बात। अब व्युत्पन्न राशियों की जो इकाई होती है उसको बोलते हैं व्युत्पन्न इकाई। कैसे निकालेंगे आप थोड़ी सी देख लें, आप तो फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। इसको कैसे निकालेंगे? मान लीजिए सीजीएस सिस्टम में लंबाई या एमकेएस सिस्टम, एसआई यूनिट में लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। मीटर को स्मॉल एम से या मीटर, हाँ स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर दें। टाइम क्या है? नीचे है, तो टाइम के ऊपर कुछ नहीं है मीन्स 1 है। इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? टाइम के ऊपर -1। ठीक है, तो ये इकाई जो हुई ये हो गई आपको व्युत्पन्न इकाई, डिराइव्ड यूनिट। ठीक है, समझ में आ रही है बात? ठीक है, अगर आपको मने ये वीडियो कैसा लग रहा है अपने कमेंट्स जरूर हमें भेजें, जो हमें एक्साइट करेंगे, हमें उत्साहित करेंगे और अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, ये जो भी राशियां हैं, जो भी भौतिक राशियां हैं, उनका माप हम कैसे करते हैं। देखिए, इकाई या माप की पद्धतियां आप इसको पढ़े होंगे भी। देखिए, उसको एक जगह हमने यहाँ पर कर दिया है। इकाई या माप की पद्धतियाँ, सिस्टम्स ऑफ यूनिट और मेजरमेंट्स। ठीक है, यूनिट्स और मेजरमेंट्स। यहाँ मापन की 3 पद्धतियाँ हैं। देयर आर 3 सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट्स। 3 पद्धतियाँ हैं भौतिक राशियों के मापन की। पहली को हम बोलते हैं मैट्रिक सिस्टम। देखिए, मैट्रिक सिस्टम जिसको सीजीएस सिस्टम भी कहते हैं। दूसरा होता है इंटरनेशनल सिस्टम, इसी को एमकेएस सिस्टम भी कहते हैं। एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। ठीक है, और तीसरा हो गया इंग्लिश सिस्टम, जिसको फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। फुट पाउंड सेकंड सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, इसमें आप ध्यान देंगे कि 3 ही लेटर है सब में, सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस। ठीक है, ये वास्तव में 3 टर्म के लिए यूज किए गए हैं। पहला हो गया लंबाई या लेंथ, दूसरा हो गया द्रव्यमान या मास, और तीसरा हो गया समय या टाइम। सी फॉर सेंटीमीटर, जिसको शॉर्ट में हम सीएम से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और इसमें अच्छा होता कि आप लोग सेंटीमीटर को हिंदी में लिखने के बजाय इंग्लिश में ही लिखें, कम समय लगेगा, जल्दी आप लिख सकोगे। ठीक है, अब सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक होता है ग्राम, जिसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि समय का मात्रक होता है सेकंड, जिसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। अब वही देखें एमकेएस सिस्टम, एमकेएस पद्धति, मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में क्या हम देखते हैं एमकेएस सिस्टम में या एसआई सिस्टम में? लंबाई को मीटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि द्रव्यमान को किलोग्राम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं, और समय को सेकंड में। ठीक है, ध्यान दें कि सिस्टम चाहे जो भी हो, टाइम को हम सेकंड में ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो एक समय ही ऐसा है जो सबों में कॉमन है। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आज थोड़ा समय की व्यस्तता, मेरी भी व्यस्तता है, हम आप लोगों से थोड़ा आज के
वीडियो को इसी समाप्त करने की अनुमति चाहेंगे। इसका जो शेष भाग होगा हम लेक्चर 4 में आप लोग के सामने बहुत जल्द देने वाले हैं। आप लोग इसको आराम से पढ़ें। और अब अगर ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, अपने सबों दोस्तों को बोलें अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो। और जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी परीक्षा से संबंधित बातें हैं, वो समय समय पर आपको यहाँ से मिलते रहेंगे। ठीक है? ओके, हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। ओके, थैंक यू।